हेलो स्टूडेंट, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी का पार्ट 7। पार्ट 6 में आपके केवल 2 क्वेश्चन ही हो पाए थे। जो दूसरा क्वेश्चन था उसी टाइप का एक क्वेश्चन आप लोगों को और बता रहे हैं। ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए सीधे क्वेश्चन पे आ जाइए। पहाड़ी पर खड़ा एक व्यक्ति जिस समय एक नाव को देखता है उस समय नाव का अवनमन कोण 30 अंश है। देखिए, हमने आपको बोला था पहाड़ी पे व्यक्ति है। यदि व्यक्ति की ऊंचाई नहीं दी हो, यदि व्यक्ति की ऊंचाई नहीं दी हो तो व्यक्ति को एक बिंदु मानेंगे। ये हो गया पहाड़ी। यहां पे व्यक्ति बैठा है, ये व्यक्ति है। यहां व्यक्ति है, ये पहाड़ी है। पहाड़ी पर, पहाड़ी ए बी के बिंदु ए पर एक व्यक्ति बैठा है। पहाड़ी पर खड़ा एक व्यक्ति जिस समय एक नाव को देखता है उस समय उस नाव का उन्नयन कोण 30 अंश है। देखिए, ये है नाव। ये नाव का अवनमन कोण 30 अंश है। तो उन्नयन कोण भी 30 अंश होगा। पहाड़ी पर खड़ा एक व्यक्ति जिस समय एक नाव को देखता है, पहाड़ी पर खड़ा एक व्यक्ति जिस समय एक नाव को देखता है उस समय नाव का अवनमन कोण 30 अंश है। यदि नाव पहाड़ी के ठीक नीचे, देखिए पहाड़ी के ठीक नीचे के स्थान की ओर जो नाव है पहाड़ी के ठीक नीचे के स्थान की ओर एक समान चाल से आ रही है तो 6 मिनट बाद नाव का अवनमन, देखिए नाव यहाँ है, ये पहाड़ी के ठीक नीचे के स्थान की ओर आ रही थी तो 6 मिनट बाद नाव का अवनमन कोण, देखिए 6 मिनट बाद नाव यहाँ आ गई। यही वाली नाव 6 मिनट बाद यहाँ आ गई। नाव का अवनमन कोण कितना हो गया? 60 हो गया। सी डी, इसे ई मान लीजिए। यहां देखिए पहाड़ी पर एक व्यक्ति खड़ा है, ये है व्यक्ति। पहाड़ी पर खड़ा व्यक्ति, हमने आपको बोला था यदि व्यक्ति की ऊंचाई नहीं दी हो, यदि व्यक्ति की ऊंचाई नहीं दी हो तो आप क्या करेंगे? एक बिंदु मानेंगे, व्यक्ति को बिंदु मानेंगे। देखिए पहाड़ी पर एक व्यक्ति ए है, उसने एक नाव का अवनमन कोण 30 अंश देखा जो कि पहाड़ी के ठीक नीचे की ओर आ रही थी। फिर उसने, जब नाव 6 मिनट तक चली, यदि नाव पहाड़ी के ठीक नीचे के स्थान की ओर एक समान चाल से आ रही है, देखिए नाव को यहाँ से यहाँ आना था, 6 मिनट बाद नाव का अवनमन कोण, नाव यहाँ है, 6 मिनट बाद नाव का अवनमन कोण 60 अंश हो जाता है। नाव को किनारे तक पहुँचने में लगा कुल समय कितना है? वो ये कह रहा कि अभी नाव यहाँ है, यहाँ से यहाँ तक का समय ये उसने दिया है
देखिए दिया है नाव को बिंदु डी से सी तक आने में कुल 6 मिनट का समय लगता है। दिया है नाव को डी से सी तक आने में, यहाँ से यहाँ तक आने में 6। पहले नाव को आपने देखा, व्यक्ति ने नाव को देखा तो अवनमन कोण 30 अंश था। देखिए अवनमन कोण में एक किरण, हमने बोला था यदि कोई वस्तु अपनी आँख के नीचे स्थित हो, आँख से नीचे स्थित हो, व्यक्ति खड़ा है पहाड़ी पर और नाव ये है, तो एक किरण जाएगी व्यक्ति से नाव पर और एक किरण जाएगी क्षैतिज। अवनमन कोण 30 अंश है। नाव डी से सी तक 6 मिनट में पहुंच गई, यहाँ से यहाँ तक 6 मिनट में चली गई। तो बताइए, और अब उसने जब नाव यहाँ से यहाँ तक आ गई, अब उसने अवनमन कोण देखा, अब उसने नाव का अवनमन कोण 60 अंश देखा। यहाँ व्यक्ति ने अब नाव को देखा तो एक किरण नाव पे जा रही, एक किरण क्षैतिज 60 अंश दिया, तो उन्नयन कोण भी 60 अंश होगा। उसने पूछा है नाव को किनारे तक पहुँचने में कुल समय कितना लगा। 6 मिनट तो यही लग गए थे, 6 मिनट तो यही लग गए थे, ये कितने लग गए। देखिए ये कल हमने आपको क्वेश्चन पढ़ाया था कि पहाड़ी पर खड़ा एक व्यक्ति जिस समय एक नाव को देखता है, ये पहाड़ी पर व्यक्ति खड़ा है, उसने एक नाव को देखा, नाव का अवनमन कोण 30 अंश था, तो उन्नयन कोण भी 30 अंश होगा। यदि नाव पहाड़ी के ठीक नीचे के स्थान की ओर एक समान चाल से आ रही है, नाव कहाँ आ रही है, पहाड़ी के ठीक नीचे के स्थान की ओर एक समान चाल से आ रही है। 6 मिनट बाद देखिए, 6 मिनट बाद देखिए, हमने मान लिया कि माना दिया है नाव को डी से सी तक जाने में 6 मिनट लगते हैं। अब बताइए अब अवनमन कोण कितना हो गया। एक किरण नाव पे गई, एक किरण क्षैतिज गई, 60 है, तो ये भी 60 हो जाएगा। बताइए नाव को कुल समय कितना लगा। हमने मान लिया कि माना नाव को देखिए डी से सी तक का समय है ही अपने पास, अब आपको निकालना है डी से बी तक का समय। कुल समय कितना लगा ये पूछा उसने, नाव को कुल समय कितना लगा। हमें यहाँ से यहाँ तक का समय तो 6 मिनट दे ही दिया, अकेला ये वाला समय निकाल लो। सी से बी तक जाने में लगा समय निकाल लो, सी से बी तक जाने में लगा समय और डी से सी तक जाने में लगा समय हम जोड़ देंगे तो कुल डी से बी तक आने में लगा समय आ जाएगा। हमने मान लिया, माना नाव को बिंदु डी से सी तक जाने में कुल 6 मिनट का समय लगता है, ये दिया है, ठीक है। तथा उसने पूछा है कि बताइए नाव को कुल समय कितना लगा। हमने मान लिया, माना नाव को बिंदु सी से बिंदु बी तक आने में, माना नाव को सी से पहाड़ी के ठीक नीचे स्थित बिंदु, पहाड़ी के ठीक नीचे, उसने कहा ना कि नाव पहाड़ी के ठीक नीचे के स्थान की ओर एक समान चाल से आ रही है। हमने मान लिया नाव को सी से पहाड़ी के ठीक नीचे स्थित बिंदु, माना सी से, नाव को सी से पहाड़ी के ठीक नीचे स्थित बिंदु बी तक आने में टी सेकंड का समय लगता है।
माना नाव को सी से पहाड़ी के ठीक नीचे स्थित बिंदु बी तक आने में ये समय हमने टी मान लिया। देखिए हमने कल आपको बताया था पिछले चैप्टर में पार्ट 6 में बताया था कि हम हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ रहे, हमें ऊंचाई और दूरी चाहिए, हमें ऊंचाई और आप समय नहीं चाहिए। अगर आपने हमें समय दे दिया कि डी से सी तक नाव 6 मिनट में चल रही है, ये आपने दे दिया 6 मिनट, तो यहाँ टी मिनट मानना। ये समय चूंकि मिनट में दिया इसलिए हमने ये भी मिनट में मान लिया। हमें आपने यहाँ से यहाँ तक का समय दे दिया, यहाँ से यहाँ तक का आपने मान लिया, तो हम ऐसा कर रहे चाल और माने ले रहे हम। चाल हम नाव की चाल इसलिए मान रहे हैं कि चाल और समय हम दे रहे, चाल आप मान लें, ठीक है। तो चाल और समय मिलेगा तो दूरी निकल आएगी। हम हाइट एंड डिस्टेंस, हम ऊंचाई और दूरी ही पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें दूरी चाहिए है। तो हम क्या करेंगे, माना नाव की एक समान चाल, देखिए नाव एक समान चाल से चल रही है, देखिए एक समान चाल से आ रही है। माना नाव की एक समान चाल v मीटर प्रति सेकंड है, मीटर प्रति सेकंड है। माना नाव की एक समान चाल v मीटर प्रति सेकंड है। ये नाव है, ये v मीटर प्रति सेकंड की v मीटर प्रति मिनट, मिनट करिए मिनट, क्योंकि समय मिनट में दिया है, मिनट कर दीजिए v मीटर प्रति मिनट। माना नाव की एक समान चाल v मीटर प्रति मिनट है, नाव की चाल v मीटर प्रति मिनट है। बताइए, नाव को चूंकि दिया है, नाव की चाल v मीटर प्रति मिनट है, अतः इसलिए नाव द्वारा D से C तक जाने में तय की गई दूरी, नाव द्वारा D से C तक जाने में तय की गई दूरी DC इक्वल टू चाल गुणा समय। बताइए चाल क्या है, नाव की चाल है v मीटर प्रति मिनट और समय क्या है t मिनट, समय है t मिनट नहीं 6 मिनट, 6 मिनट, तो 6v मीटर। ये DC की लंबाई कितनी आ गई आपकी, DC की लंबाई आ गई है आपकी 6v मीटर। बताइए नाव की चाल कितनी है v मीटर प्रति मिनट और D से C तक जाने में लगा समय कितना है 6 मिनट है। आपको चाल दी है और समय दिया, तो दूरी DC निकाल लीजिए, दूरी इक्वल टू चाल गुणा समय 6v मीटर, आपका ये DC की लंबाई आ जाएगी। अब बताइए नाव की बिंदु C पे चाल, नाव की एक समान चाल है ना, नाव की एक समान चाल है v मीटर प्रति मिनट, यानी पूरी यात्रा के दौरान नाव v मीटर प्रति मिनट की रफ्तार से गति कर रही है। नाव की एक समान चाल v मीटर प्रति मिनट है, नाव द्वारा D से C तक जाने में तय की गई दूरी निकाल लीजिए, दूरी इक्वल टू चाल गुणा समय, चाल है v, समय है 6, तो ये इससे दूरी D से C तक की दूरी आ गई, क्योंकि चाल यहाँ v है और यहाँ से यहाँ तक का समय 6 मिनट है, तो 6 मिनट समय है, तो यहाँ पर 6v मीटर आ गई।
नाव सी से बी तक की दूरी निकाल लीजिए। अब सी से बी तक का समय टी सेकंड। देखिए नाव को सी से पहाड़ी के नीचे स्थित बिंदु बी तक जाने में टी सेकंड का समय लगा। तो इसे ये दिया था ना, तथा सी से बी तक जाने में लगा समय, बी तक जाने में लगा समय, सी से बी तक जाने में लगा समय, दूरी है नहीं जाने में चली दूरी, समय नहीं, समय तो टी सेकंड दिया। सी से बी तक का समय आपने माना है ना टी मिनट, सी से बी तक जाने में चली दूरी, चली दूरी होती है चाल गुणा समय, चाल वी है समय टी है। सी से बी तक का समय टी माना था ना हमने, सी से बी तक का समय टी है और चाल तो उसकी एक समान है ना, चाल तो बदली नहीं है, चाल तो वी ही है, समय टी है, तो ये दूरी आ गई वी टी मीटर। देखिए ये दूरी वी टी मीटर आ गई आपकी। सी से बी तक जाने में चली गई दूरी आ गई। अब हमने मान लिया, माना पहाड़ी की ऊंचाई h मीटर है, माना पहाड़ी की ऊंचाई h मीटर है, माना पहाड़ी की ऊंचाई h मीटर। देखिए पहाड़ी पर खड़ा एक व्यक्ति जिस समय नाव को देखता है उस समय उसका अवनमन कोण 30 अंश था। यदि नाव पहाड़ी के ठीक नीचे के स्थान पर आ रही है तो 6 मिनट बाद उसका अवनमन कोण 60 हो जाता है, उन्नयन कोण 60 होगा। नाव को किनारे तक पहुंचने में कुल कितना समय लगा, नाव को यहाँ से यहाँ तक जाने में कुल समय पूछा है, हमें ये दिया था कि यहाँ से यहाँ तक आने में 6 मिनट लगा। चूँकि हम हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ रहे थे, हमें चाहिए दूरी, तो हम क्या करेंगे, हमने मान लिया कि नाव यहाँ से यहाँ तक जाने में, यहाँ से यहाँ तक जाने में समय दिया था, ये दिया था कि 6 मिनट का समय लगा। हमने मान ली कि माना नाव की चाल 20 मीटर प्रति मिनट है, चाल हमें 20 मीटर मान ली, समय हमें 6 मिनट दिया था, चाल 20 मीटर प्रति मिनट मान ली, समय हमें 6 मिनट दिया था, तो डी से सी तक जाने में चली गई दूरी निकाल ली, चाल गुणा समय से 6v मीटर आई। इसी प्रकार हमने उसने पूछा कि कुल समय कितना लगा, तो हमने कहा ये 6 मिनट तो ये दिए ही है, ये वाला समय निकाल लो, बाद में जोड़ देंगे। हमने मान लिया कि सी से बी तक जाने में टी मिनट का समय लगता है, ये वाला समय हम निकालने ले रहे हैं और उसमें 6 मिनट और जोड़ देंगे तो टोटल टाइम आ जाएगा। उसने टोटल कुल लगा समय पूछा कि कुल लगा समय क्या है, तो हमने मान लिया कि 6 मिनट तो है ही, यहाँ से यहाँ तक जाने में टी मिनट लगते हैं। तो बताइए सी से बी तक की दूरी और निकाल लीजिए, चाल वही वी है और सी से बी तक जाने में समय लगा टी मिनट, तो आ जाएगा आपका वी टी मीटर। सी से बी तक चलने में चलेगी तो वी टी मीटर आ गई। माना पहाड़ी की ऊंचाई h है, क्योंकि लंब और आधार की यदि कोई भुजा नहीं दी हो तो मान लेना चाहिए ये 6v मीटर निकली थी, ये vt मीटर निकली थी, माना ये h मीटर है। अब क्वेश्चन आपका शुरू होगा, आप इतना उतारिए, समझ में आया। कल जैसा क्वेश्चन हमने एक और क्वेश्चन आपको करवाने का प्रयास किया कि आप कम से कम एक और क्वेश्चन कल जैसा देख लें। उतारिए पहले इतना। देखिए आपको 2 समकोण त्रिभुज दिख रहे हैं, बस अब माना पहाड़ी की ऊंचाई h मीटर है। पहले आप मान लेंगे माना पहाड़ी की ऊंचाई
ए बी इक्वल टू एच मीटर है। यहां व्यक्ति खड़ा था, उसने नाव को देखा, अवनमन कोण 30। 6 मिनट बाद नाव यहां आ गई, अवनमन कोण 60 तो उन्नयन कोण 60। पहाड़ी की ऊंचाई उसने पूछा है कि बताइए कि नाव को पहाड़ी के ठीक नीचे स्थित बिंदु तक जाने में कुल कितना समय लगेगा। हमने कहा यहाँ से यहाँ तक का समय हमें पता है 6 मिनट है, ये और निकाल लो, फिर ये 6 मिनट इसमें जोड़ देंगे। हमने मान लिया कि नाव को सी से बी तक आने में टी मिनट लगते हैं, तो ये चाल नाव की वी है, ये समय टी है तो ये वी टी हो जाएगा। चाल नाव की वी है और समय 6 है, तो ये निकल आई। माना पहाड़ी की ऊंचाई h है। अब त्रिभुज ए बी सी में चलिए, त्रिभुज ए बी सी में tan 60 इक्वल टू h अपॉन वी टी, h अपॉन वी टी √3 इक्वल टू h अपॉन वी टी, h इक्वल टू √3 वी टी। समीकरण नंबर 1 आ गया त्रिभुज ए बी डी में। अब त्रिभुज ए बी डी में चलिए, tan 30 इक्वल टू h अपॉन वी टी प्लस 6v, h अपॉन वी टी प्लस 6v, 1 अपॉन √3 इक्वल टू h को लिख दीजिए √3vt, √3vt, h को लिख दिया आपने √3vt, नीचे v कॉमन ले लीजिए तो t प्लस 6 आएगा, v से v कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेट कर दिए 3t इक्वल टू t प्लस 6, तो ये 2t इक्वल टू 6 आ जाएगा, t इक्वल टू 3 मिनट आ जाएगा। ये क्या है 3 मिनट, यह c से b तक का समय है। आपको तो d से b तक जाने में लगा समय चाहिए ना, इसलिए नाव को d से b तक जाने में लगा कुल समय 6 सेकंड तो यही लग गए थे यहाँ से यहाँ तक आने में, और 3 सेकंड ये लग गए, मिनट 9 मिनट लगेंगे। 9 मिनट का समय लगेगा, यानी नाव पहाड़ी के ठीक नीचे स्थित बिंदु पर 9 मिनट में आ जाएगी। उतार लीजिए ये क्वेश्चन पूरा। देखिए एक और क्वेश्चन है, भूमि तल पर स्थित एक बिंदु x से, देखिए x भूमि तल पर स्थित एक बिंदु है, भूमि तल पर स्थित एक बिंदु x से ऊर्ध्वाधर मीनार PQ के शिखर Q का उन्नयन कोण 60 अंश है। देखिए पहले चित्र बनेगा, भूमि तल के बिंदु x से ऊर्ध्वाधर मीनार, भूमि तल के बिंदु x से ये देखिए भूमि तल का एक बिंदु x है और मीनार के शिखर Q, हमने भूमि तल के एक बिंदु x से, भूमि तल के एक बिंदु x से, ये देखिए भूमि तल पे ये मीनार खड़ी, भूमि तल पे ये मीनार खड़ी है और भूमि तल पे एक बिंदु x है। यहाँ से आपने मीनार के शिखर Q को देखा, यहाँ से आप Q को देख रहे हैं। भूमि तल के एक बिंदु x से, देखिए भूमि तल पे ही मीनार खड़ी है और भूमि तल पे ये बिंदु है। यहाँ से आपने x से आपने मीनार के शिखर Q, मीनार PQ है, भूमि तल पर स्थित ये भूमि तल है।
तल पर स्थित एक बिंदु से, मीनार है ये, भूमि तल पर स्थित एक बिंदु X से एक ऊर्ध्वाधर मीनार PQ के शिखर Q, मीनार के शिखर को आप Q मानना है, मीनार PQ के शिखर को Q मानना है, तो आधार P हो जाएगा मीनार का। मीनार का नाम क्या है? PQ, शिखर को वो Q बोल रहा, शिखर को Q बोला तो आधार P हो जाएगा। भूमि तल पर स्थित एक बिंदु X से एक ऊर्ध्वाधर मीनार PQ के शिखर का, भूमि तल के एक बिंदु X से ऊर्ध्वाधर मीनार PQ के शिखर Q का उन्नयन कोण 60 अंश है। भूमि तल पर स्थित बिंदु X से एक ऊर्ध्वाधर मीनार PQ के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। X से लंबवत 40 मीटर ऊंचे एक अन्य बिंदु Y से, देखिए हम X से 40 मीटर ऊपर उठे, हम X से बिंदु X से 40 मीटर ऊपर उठे, Y पे पहुंच गए। X से 40 मीटर ऊपर बिंदु Y है। अब हमने यहां से भी मीनार को देखा तो उन्नयन कोण 45 अंश था। देखिए यहां से हमने मीनार के शिखर को देखा तो उन्नयन कोण, देखिए एक किरण क्षैतिज चली जाएगी, एक किरण क्षैतिज चली जाएगी, क्षैतिज माने भूमि तल के समांतर, और एक किरण चली जाएगी शिखर पर, एक किरण चली जाएगी शिखर पर। भूमि तल पर स्थित एक बिंदु X से हमने एक ऊर्ध्वाधर मीनार PQ के शिखर Q का उन्नयन कोण 60 अंश देखा। भूमि तल पर स्थित एक बिंदु X से ऊर्ध्वाधर मीनार PQ के शिखर Q का उन्नयन कोण 60 अंश है। X के लंबवत, हम X के लंबवत चले, कितना चले? X से लंबवत 40 मीटर ऊंचे एक और बिंदु पे पहुंच गए हम। यहां से देखा तो ही मीनार का, यहां देखिए पहले हम यहां थे, देखिए पहले हम यहां थे, यहां से हम मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश देख रहे। इसके बाद हम 50 मीटर ऊंचे उठे तो भी उन्नयन कोण ही बन रहा, मतलब हम यहाँ से 50 मीटर ऊपर उठे तो भी मीनार ऊंची है, हमें मीनार को ऐसे देखना पड़ रहा, ऐसे नहीं समझ में आ रहा, मतलब उन्नयन कोण बन रहा। यानी जो 50 मीटर ऊंचा बिंदु है ना, ये 50 मीटर ऊंचा जो बिंदु है ना Y, X से 50 मीटर ऊंचा बिंदु है ना Y, वो भी मीनार से छोटा है, वो मीनार की ऊंचाई से छोटा है। कैसे पता चल गया? जब हम X से 50 मीटर, X से 40 मीटर ऊंचे पहुंचे Y पे, तो अभी उन्नयन कोण बन रहा। इसका मतलब मीनार अभी भी ऊंची है। बात समझ में नहीं आई? X से जब हम 40 मीटर ऊंचे पहुंचे तो अभी हम देखिए, जब हम जमीन पे थे तो हमें मीनार के शिखर का उन्नयन कोण बन रहा था, लेकिन जब हम X से 40 मीटर ऊंचे उठे तो अभी मीनार ऊंची होगी। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है जब हम X से लंबवत 40 मीटर ऊंचे बिंदु Y पे पहुंचे तो भी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश था। इसका मतलब जो 40 मीटर ऊंचा बिंदु है, जो 40 वो मीनार से नीचे है। जो 40 मीटर ऊंचे बिंदु है ना, जो मीनार की हाइट से नीचे है। कैसे पता? क्योंकि उन्नयन कोण बन रहा। जब हम X से 40 मीटर ऊंचे पहुंचे, जब हम X से लंबवत 40 मीटर ऊंचे पहुंचे
तो हमने मीनार के शिखर को देखा तो उन्नयन कोण यहाँ से एक किरण मीनार के शिखर पर चली गई, एक किरण क्षैतिज चली गई, तो उन्नयन कोण 45 अंश था। देखिए चित्र चेंज हो रहा, फिर से चित्र समझिए। उसने कहा कि भूमि तल का एक बिंदु x है, इससे आपने मीनार के शिखर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश देखा। फिर उसने कहा कि हम यहाँ से 40 मीटर ऊपर उठे और अब हमने मीनार के शिखर को देखा, 40 मीटर ऊपर उठे और वाई बिंदु पर पहुंच गए, तब हमने मीनार के शिखर को देखा। तो अभी हमें ऊपर देखना पड़ रहा, यानी हम 40 मीटर ऊपर उठे और वाई पे पहुंच गए, तब भी हमें जो मीनार का शिखर है वो हमारी आंख से ऊपर है। देखिए पहले हम यहाँ थे, अब हम यहाँ पहुँच गए, यहाँ से भी हमने शिखर को देखा, तो जो शिखर देख रहे हैं हम, ये आंख से ऊपर है वो बिंदु। समझ में आया कि नहीं? आंख से ऊपर है बिंदु। फिर देखिए हमारा कहने, यहाँ देखिए भूमि तल के एक बिंदु x से मीनार PQ के शिखर Q का उन्नयन कोण 60 अंश है। x से 40 मीटर ऊपर पहुँचे हम, बिंदु y पर पहुँचे, यहाँ से हमने मीनार के शिखर को देखा तो उन्नयन कोण 45 अंश है, यहाँ से उन्नयन कोण 45 अंश है। ठीक है, मीनार PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। मीनार PQ की ऊंचाई, माना मीनार PQ की ऊंचाई h मीटर है, तथा माना उसने यही पूछा XQ भी ज्ञात कीजिए, XQ की लंबाई भी ज्ञात कीजिए, ये भी पूछा है उसने। तो चित्र समझ में आ गया। जब वो जमीन पर स्थित बिंदु x से मीनार के शिखर को देखा तो उन्नयन कोण 60 अंश था। अब इस बिंदु से हम 40 मीटर ऊपर उठे, अब हमने मीनार को देखा तो भी उन्नयन कोण ही बन रहा। यहाँ 40 मीटर ऊंचे बिंदु से भी उन्नयन कोण ही बन रहा। इसका मतलब है कहलाया कि ये 40 मीटर ऊंचा बिंदु भी जो y है 40 मीटर, वो भी मीनार के शिखर से नीचे ही को होगा। तभी तो हमें मीनार के शिखर को देखने के लिए हमें ऊपर की ओर देखना पड़ रहा, अर्थात उन्नयन कोण बन रहा। समझ में आया? तो भूमि तल पर स्थित बिंदु x से ऊर्ध्वाधर मीनार PQ के शिखर Q का उन्नयन कोण 60 अंश है। ठीक है, x के लंबवत 40 मीटर ऊंचे एक अन्य बिंदु y से हमने यहाँ से देखा, अब 40 मीटर ऊंचे बिंदु, तो अभी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ही बन रहा। इसका मतलब y Q से नीचे को है, y बिंदु है ना, और शिखर Q से नीचे होगा, तभी उन्नयन कोण बन रहा। यहाँ से उन्नयन कोण देखिए, यहाँ से एक किरण Q पे गई, एक किरण क्षैतिज गई, ये 45 अंश है, इसे आप R मान लीजिए। ठीक है, देखिए अब जो चित्र है चेंज हो रहा है, या तो ये देंगे वो आपको, ये कोण तो दोनों दे देंगे, अब या तो ये देंगे या ये देंगे या ये देंगे। आपको ये दे देंगे अगर, तो वो आपसे ये पूछ सकते और ये पूछ सकते। ठीक, अगर आपको वो ये दे देंगे तो आपसे ये और ये पूछ सकते। देखिए इस क्वेश्चन में उसने ये दे दिया तो वो ये पूछ सकता, ये पूछ सकता, लेकिन उसने ये पूछा XQ बताइए। तो देखिए ये तो आपका चित्र बन गया। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। हमने मान लिया कि माना मीनार की ऊंचाई PQ इक्वल टू H मीटर है, PQ इक्वल टू H मीटर है। माना मीनार की ऊंचाई PQ इक्वल टू H मीटर है। ठीक है जी, H हो गया आपका। अब चूंकि XY कितना दिया था आपको, 40 मीटर, चूंकि XY इक्वल टू 40 मीटर, ये 40 मीटर है।
इसलिए पी आर इक्वल टू भी 40 मीटर होगा। ये आयत बन गया ना, देखिए रेक्टेंगल बन गया आयत। अगर ये 40 है तो ये भी 40 होगा, इसलिए पी आर इक्वल टू भी, इसलिए पी आर इक्वल टू भी 40 मीटर होगा। ये 40 है तो ये भी 40 होगा। चूंकि ये पूरी एच है, ये एच है और ये 40 है, तो क्यू आर कितना होगा, इसलिए क्यू आर इक्वल टू एच माइनस 40 मीटर। ये थोड़ा सा आप एक काम करेंगे कि ये थोड़ा दूर को लिखेंगे। अब आज आगे से ध्यान रखना, ये थोड़ा सा दूर लिखें एच। बताइए, ये आपने एच मान ली, ये 40 है, ये 40 है तो ये भी 40 होगी। बताइए ये एच है, ये 40 है तो ये कितनी होगी, इसलिए क्यू आर होगी एच माइनस 40। क्यू आर है एच माइनस 40 मीटर। क्यू आर इक्वल टू एच माइनस 40 मीटर। माना पी एक्स इक्वल टू एक्स मीटर है। लंब और आधार की यदि कोई भुजा नहीं दी हो तो मान लेना चाहिए, माना पी एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स मीटर। बताइए ये एक्स है, चूंकि ये रेक्टेंगल बन गया था ना आयत, तो ये एक्स है तो वाई आर, जो वाई आर है ना, ये वाई आर भी आपकी एक्स मीटर होगी, इसलिए वाई आर इक्वल टू भी एक्स मीटर होगी। ये एक्स है तो ये भी आपका एक्स होगा। अब देखिए दो समकोण त्रिभुज, एक तो ये बन रहा और एक ये बन रहा। तो पहले आप चाहे छोटे में चलिए चाहे बड़े में चलिए, इसमें हम थोड़ा बड़े में चल रहे हैं पहले, एक्स पी क्यू में। अगर आप कहेंगे नहीं पहले छोटे में चलिए, तो हम छोटे में चलने तैयार है। चलिए वाई क्यू आर में छोटे समकोण त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज वाई क्यू आर में। चूंकि हमने कहा था ना कि पहले छोटे समकोण त्रिभुज में चलेंगे। चलिए tan 45 इक्वल टू tan 45 इक्वल टू लंब कितना है h माइनस 40, आधार है आपका x, h माइनस 40 अपॉन x। tan 45 को आप 1 लिख दीजिए, h माइनस 40 अपॉन x क्रॉस मल्टीप्लिकेट कर दीजिए, x इक्वल टू h माइनस 40। चूंकि x तो आपको निकालना नहीं है, x तो उसने पूछा नहीं था कि x निकालिए, x तो उसने कहा नहीं है, उसने तो एक्स क्यू कहा निकालने के लिए। ये कहा ये मीनार की ऊंचाई निकालिए, और एक्स क्यू कहा, एक्स नहीं कहा उसने। तो हमने यहाँ एक्स नहीं निकालना, इसलिए हमने एक्स की वैल्यू एच के टर्म में निकाल ली कि हम इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे। एक्स इक्वल टू आगे चल के एच माइनस 40 हम रख देंगे। देखिए तो हमने tan 45 इक्वल टू लंब है आपका एच माइनस 40, आधार है एक्स। अब tan 40 को आप 1 रख देंगे और x इक्वल टू निकाल लेंगे। अब त्रिभुज एक्स पी क्यू में, त्रिभुज एक्स पी क्यू में tan 60 इक्वल टू h अपॉन एक्स, h अपॉन एक्स, √3 इक्वल टू h अपॉन एक्स। तो h इक्वल टू आएगा x √3। अब समीकरण यहां से आप x इक्वल टू h माइनस 40 2 में रख दीजिए। समीकरण 1 से x इक्वल टू h माइनस 40 2 में रखने पर रखिए h माइनस 40 रख दीजिए। यहाँ करे जा रहा है, थोड़ा सॉल्व देखिए। h इक्वल टू
x को लिख देंगे आप h माइनस 40 इंटू √3 h इक्वल टू √3h माइनस 40 √3 इस तरफ लाइए तो प्लस के 40 √3 हो गए और √3h माइनस h आ गया 40 √3 इक्वल टू h √3 माइनस 1 आ जाएगा h इक्वल टू 40 अपॉन √3 माइनस 1 आ जाएगा। रेशनलाइज कर दीजिए h इक्वल टू 40 अपॉन √3 माइनस 1 √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। इतना उतारिए, पहले इतना उतारिए फिर देख रहे हैं। देखिए ये आ गया था h इक्वल टू, आपका यहाँ से मिटा दीजिए और आपने x इक्वल टू h इक्वल टू x √3 था तो आपने x की वैल्यू इक्वेशन 1 से x की वैल्यू h माइनस 40 रख दी। √3 x के स्थान पे आपने ये लिख दिया √3, ये √3h माइनस 40 √3, इसको इस तरह लाए प्लस ये √3h और ये h वाला टर्म इस तरफ लाए, h कॉमन ले लिया। अब आपका h इक्वल टू आएगा 40 √3 अपॉन √3 माइनस 1। अब रेशनलाइज कर दीजिए √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए h इक्वल टू 40, आप 40 एज इट इज √3 का √3 मल्टीप्लाई करिए 3, √3 का √3 मल्टीप्लाई किया 3 और √3 का 1 में मल्टीप्लाई किया प्लस √3 आया अपॉन नीचे √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर तो h इक्वल टू 40 3 प्लस √3 1.732 √3 की वैल्यू रख दी अपॉन √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का 1 तो ये हो जाएगा 2 से आप 40 आ जाएगा 24 प्लस 4.732 मीटर। आप इनका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से 20 आ गया, 20 का आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 to the 4 0 2 3 the 6 2 7 the 14 की 4 कैरी 1 2 4 the 8 9 और 3 डिजिट बाद आपका ये आ जाएगा तो 94.64 मीटर। कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिए, कैलकुलेशन गलत हो सकती है, ठीक है। तो आपका ये 54 आएगा। आएगा 54.64 मीटर, 54.64 मीटर आएगा। अब देखिए उसने एक्स क्यू भी पूछा, एक्स क्यू भी तो पूछा था उसने मीनार। अब एक्स क्यू देखिए तो त्रिभुज पी क्यू एक्स में फिर से चलिए, पुनः त्रिभुज पी क्यू एक्स में देखिए आपको एच दिया है ना, लंब दिया है, कर्ण निकालना है। एक्स क्यू पूछा ना उसने, लंब दिया है आपको एच, कर्ण निकालना, साइन का फॉर्मूला लगा दीजिए, साइन 60 इक्वल टू इस पूरे त्रिभुज में एक्स पी क्यू में फिर से चलिए, साइन 60 इक्वल टू एच अपॉन क्यू एक्स, लंब बटे कर्ण एच अपॉन क्यू एक्स, √3/2 इक्वल टू एच की वैल्यू अभी आपने निकाली 54.64, या एच की आप ये वाली वैल्यू रख देंगे तो कुछ नहीं, आप करिए क्यू एक्स,
तो क्यू एक्स इक्वल टू आपका निकलेगा इस ये 54.64 इंटू 2/√3 क्यू एक्स इक्वल टू 2 4 the 8 2 6 the 12 की 2 कैरी 1 2 4 the 8 और 2 9 10 √3 से आप मल्टीप्लाई डिवाइड करिए तो ये आ जाएगा 109.28 √3/3 √3 की वैल्यू रखना हो रख दो, नहीं तो इतना ही रन दो। क्यू एक्स निकल आएगा आपका। इसे आप पूरा सॉल्व करेंगे तो और अच्छी तरह से इसका आंसर आएगा। क्यू एक्स पूछा ना भाई, एच हमने निकाल लिया, लंब तो हमने निकाल लिया कि एच इतना है, और कर्ण पूछा था तो साइन का फॉर्मूला लगा दिया। क्यू एक्स पूछा था उसने तो इस त्रिभुज में चले और साइन का फॉर्मूला लगा दिया, साइन 60 इक्वल टू h/x3। देखिए भूमि तल पर एक बिंदु से आपने मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश देखा, फिर आप 40 मीटर हो तो भी आपने मीनार के शिखर का उन्नयन का 45 देखा। मीनार की ऊंचाई था ये माना h है, ये h मान ली हमने, ये 40 दी तो यही 40 हो गई, ये h है, ये 40 तो h - 40।